अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। तो प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम की। तो जनाब, हुकूमत जाने का खौफ या फिर मुल्क के निज़ाम में बेहतरी की कोशिश। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए अब 27वीं आईनी तरमीम लाने और इस मकसद के लिए मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी तारीखी है। गैर जमहूरी ताकतों को रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। और चेयरमैन पीपल पार्टी ने मजीद कहा कि 26वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का भी फैसला किया है। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में फैसला भी पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। सैयद खुर्शीद अहमद शाह इस कमेटी के सरबराह हैं और तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी भी इसी कमेटी में मौजूद है। जबकि मुजव्वज़ा तरमीम के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत भी आज हो रही है। जबकि बात की जाए मौलाना फजल रहमान की, तो उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करने का ऐलान भी कर दिया है। उनका कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ सकेगी, भरपूर मसम्मत करेंगे और ये कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और कौमी उमूर राना सनाउल्लाह का मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम के बारे में कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की भी बात होगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम लाने की बात की जा रही है, क्या मकसद हो सकता है हुकूमत का? कोई खौफ का शिकार है या वाकई निज़ाम में बेहतरी चाहती है हुकूमत? जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हुकूमत को कोई खौफ है या कोई ऐसी खामियां रह गई हैं 26वीं आईनी तरमीम में, तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह किसी न किसी हवाले से मौजूद हैं। जहाँ तक हुकूमत की बात होती है कि उसको जाने का खौफ है, तो पाकिस्तान में एक हमेशा से हमने देखा है कि जिस दिन भी पहला दिन होता है एक नई हुकूमत का, उस दिन से ही उसके दिन गिनने जाना शुरू हो जाते हैं। यानी एक वो एरिस्टोटल्स इन मीडिया ख़ास तौर पे वो दे स्टार्ट काउंटिंग द डेज के जी अब जा रही है, सुबह गई शाम गई। तो एक तो खौफ तो रहता है, और एक ऐसी हुकूमत जिसके पास अपने नंबर्स ही पूरे नहीं होते और वो मांगे तांगे के नंबरों से चल रही होती है, तो वो तो किसी वक्त भी जा सकती है। तो दूसरी बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम, यस, यकीनी तौर पर इसके अंदर बहुत से लैकूना हैं जो कि हमारे लीगल विजिट्स जो हैं बात कर चुके हुए, इसके ऊपर मीडिया में भी आ रही हैं। और जब ये 27वीं आईनी तरमीम की हम बात करते हैं तो उसमें देखिए कल एक मुलाकात होती है बिलावल ज़रदारी की और लाहौर में जो मुलाकात हुई कल प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उसमें एज सच ये बात डिस्कस नहीं हुई। देखिए, मौलाना ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया चन्योट में, उन्होंने जब मीडिया से बात की कि वो 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। खैर, ये बात जो है इसको हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि माजी में भी ऐसा होता रहा। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि मौलाना ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, फिर फाइनली जो है उनका घर जो है वो एक बैठक बन गया, सियासी बैठक। तो नतीजतन मौलाना ने भी जो है वो उससे एग्री कर लिया। और उसके बाद बिलावल साहब भी एक बात करते रहे कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कहा था कि जी वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो लोगों को एक, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, ट्रक दी बत्ती, उसके पीछे ले रखा। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनसे पूछा कि जनाब ये जज नहीं बने, और कहते मुझे तो पता ही नहीं था। अब मौलाना का ये जो कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे, कि लेट्स नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड के वो वाकई मुखालफत करेंगे या किसी स्टेज पे वो भी राम हो जाएंगे कोई ना कोई अपनी बात मनवा के। दूसरी बात आपने अभी कही थी कि बिलावल ने ये कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम से वजीर आजम को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। मेरा ख्याल है ही इज बैडली मिस्टेकन। देखिए, इनके वालिद साहब ने आके 58-2 भी खत्म की थी जब वो पहली दफा सदर पाकिस्तान बने थे। तो उसके बाद तो 2 वजीर आजम घर फिर भी चले गए थे, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ। तो वजीर आजम को घर भेजने का रास्ता बंद नहीं हुआ करता कभी भी पाकिस्तान पे, वो किसी न किसी हवाले से जाएगा। और पीटीआई के बानी जो है उनको उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसेस से निकाला, यूसुफ रजा गिलानी को अदालत से निकाला, नवाज शरीफ को भी अदालत से निकाला। तो अब भी कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। असल बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम, अभी ये बातें काइट फ्लाइंग है। कल की जो मुलाकात हुई है उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा
کہ ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا باہر آ کے میڈیا سے بات کیا جب کہ کچھ ایسے لکونے ہیں کہ جن کو دور کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اب اسی بات کو اگر ہم لے آگے چلیں کہ وہ لکونے کیوں ہیں, تو وہ ایک عجلت میں لائی گئی ترمیم جو تھی, آئی ڈونٹ نو, ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی عجلت کیوں تھی. اس میں کوما فل سٹاپ کی بھی مسٹیکس ہیں. وہ جو ڈرافٹ میں نے بھی پڑھا ہے جو گزٹ آف پاکستان میں چھپا, اس میں اتنی بلنڈر گلیئرنگ مسٹیکس ہیں کہ وہ میرے جیسا بندہ بھی جو تھوڑی بہت انگریزی جانتا ہے اس کو بھی پتا کہ کوما فل سٹاپ جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں دور کریں گے, یقینی طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے میننگز ہی چینج ہو گئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اتنا آسان اب یہ نہیں ہوگا کہ رانا کیسر صاحب, آپ نے کہا کہ عجلت میں لایا گیا ہے. بلاول بھٹو کا کردار بہت اہم رہا اس سب میں. آپ کو کیا لگتا ہے اس 27ویں ترمیم کے لیے بلاول بھٹو کی حمایت ہوگی حکومت کو؟ دیکھیے جی, بلاول بھٹو کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے. وہ آپ دیکھیے نا ان کے پاس کیا چوائس ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, دوسری طرف وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل گیمکس ہیں, دے آر پلینگ ٹو دا گیلریز. اور وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے اپنے آپ کو, ایک ماضی میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہوا کرتے تھے, ان کا یہ رول تھا, آج کل مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرا بھی کیوں ایسا سیاسی جوڑ توڑ کا, ہاب لابنگ کا, ویلنگ ڈیلنگ کا جو کردار پاکستان میں اسٹیبلش ہو جائے. تو وہ کر کیوں رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, وی آل نو. ٹھیک ہے. اچھا رانا سے بھی بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ملٹری کورٹس بنانے کے حوالے سے بھی اس 27ویں ترمیم پر بات ہو سکتی ہے. دیکھیے ملٹری کورٹس کی بات تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جی سپیڈی ٹرائل کے لیے کہ ہماری جو سیولین کورٹس ہیں وہاں پہ معاملات لٹکے رہتے ہیں, اور جو خاص طور پہ دہشت گرد ہیں وہ ان کا جو کیس لٹکا رہتا ہے اور کوئی سزا نہیں ہوتی. تو لہٰذا ملٹری کورٹس دیکھنا یہ کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کیا آگے پیش رفت اختیار کی جاتی ہے. رانا کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی سربراہی میں پہلا فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں ججز کے تحفظات سمیت مختلف عدالتی امور زیر غور آئے. فل کورٹ اجلاس میں سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے سوا تمام ججز شریک ہوئے. جسٹس منصور علی شاہ عمرے پر ہونے کے سبب فل کورٹ اجلاس میں لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک پر اس اجلاس میں شرکت کی ہے. تو اس طرح سے تمام جو جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے اس فل کورٹ میں شرکت کی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان صاحب نے. کامران خان صاحب, نئے چیف جسٹس اور ان کا پہلا فل کورٹ اجلاس, اور آج ان کا پہلا ورکنگ ڈے بھی ہے. فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری ہو چکا ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاحییٰ آفریدی کا آج یہ پہلا فل کورٹ اجلاس تھا, اور جس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ تمام جج صاحبان شامل ہوئے, اور یہاں تک کہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت ہیرارکی میں, وہ بھی چونکہ عمرہ پر تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس فل کورٹ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی ہے. اور یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام جج صاحبان جو تھے وہ آج اس فل کورٹ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں. اس فل کورٹ اجلاس بلانے کا فیصلہ یہ ان کا سب سے پہلا فیصلہ تھا جو چیف جسٹس آف پاکستان نے حلف اٹھاتے ہی کیا تھا. انہوں نے سب سے پہلے یہ فل کورٹ اجلاس طلب کیا کہ یہ آج کے لیے ہوگا. ہفتے والے دن انہوں نے جب حلف اٹھایا تھا ایوان صدر میں, اسی وقت وہاں پر وہ حلف لینے کے بعد سپریم کورٹ پہنچے تھے اور انہوں نے کچھ انتظامی فیصلے کیے تھے. اس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو دوبارہ تشکیل ہونا تھی وہ انہوں نے کی. اس میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو اور جسٹس جو سینئر موسٹ جج تھے ان کو انہوں نے اس کا ممبر بنایا. تو یہ بڑا ایک, اور آج جو ہے یہ اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری ہو چکا ہے, اور اس اعلامیہ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو کیس مینجمنٹ ہے اور سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں, جو ایک بیک لاگ ہے, ایک تو اس کا رجسٹرار نے بتایا ہے کہ جی اس وقت سپریم کورٹ میں 59,191, یہ فگر یہاں پر لکھا ہوا ہے اعلامیہ کے اندر, رجسٹرار نے بتایا ہے فل کورٹ اجلاس کو کہ 59,191 کیس جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں, اور اس کے لیے ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ اس بیک لاگ کو ختم کیا جا سکے. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو تھے ان کو ایک کیس ڈسپوزل کمیٹی کا انہوں نے
उनका सरबराह बनाया गया था और उनसे ये कहा गया था कि वो केस मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। केस मैनेजमेंट प्लान जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह बना रहे थे और आज इसी हवाले से उन्होंने मजीद इनपुट दी है। उन्होंने बताया है कि पहले मरहले में हम स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेंगे, 1 महीने के लिए वो पायलट प्रोजेक्ट चलेगा जो कि ये जिसमें इन केसेस को फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो है वो अमल दरामद शुरू किया जाएगा और उसके बाद फिर यही प्लान जो है वो 3 महीने के लिए और 6 महीने के लिए भी होगा। और इसी के साथ एक होगा, ये भी कहिएगा कि आईनी बेंचेस कब बनेंगे और इसकी सरबराही कौन करेगा? जी देखिए, इसमें यहाँ तो इस एलामिया के अंदर तो ये जिक्र नहीं हुआ और उसका हमने जब वजह जानने की कोशिश की है तो पता ये चला है कि जी ये फुल कोर्ट इजलास में ये फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का और आईनी बेंचेस बनाने का ये फुल कोर्ट इजलास में नहीं होगा, बल्कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये उसमें होगा। एक 13 रुकनी जुडिशल कमीशन जो है वो 26 आईनी तरमीम के तहत ये बनाया जाएगा, जिसमें के तमाम जो चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करेंगे, उसमें 4 सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो प्रिजाइडिंग जज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह होंगे वो उसके मेंबर होंगे। फिर उसमें 4 अरकान कौमी असम्बली का भी इजाफा किया गया है, यानी ये मेंबरान असम्बली जो हैं इनकी भी शिरकत उसमें होगी, ये मेंबर के तौर पर वहां पर आएंगे। तो ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन बनेगा, ये इसकी डोमेन है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ने यह तय करना है कि आईनी बेंचेस कौन से होंगे और कौन उसका प्रिजाइडिंग जज होगा। तो इसलिए ये वाली आज का जो फुल कोर्ट था ये महदूद था सिर्फ केस मैनेजमेंट के हवाले से, और इसमें केस मैनेजमेंट जो प्लान था उसी के ऊपर फोकस रखा गया। इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि केस मैनेजमेंट प्लान के बनाने के लिए जो इस वक्त वो उसकी सरबराही कर रहे हैं कमेटी की, वो इसीलिए उन्होंने इसी के ऊपर बात की है और पूरा प्लान जो है वो दिया है, जो कि फौरी तौर पर यह कहा जा रहा है कि शुरू हो जाएगा। और इसी हवाले से अगली जो आइंदा फुल कोर्ट इजलास की तारीख है वो भी दे दी गई है। कहा यह गया है कि आइंदा जो फुल कोर्ट इजलास है ये 2 दिसंबर को होगा, 2 दिसंबर सन 2024, यानी तकरीबन 1 से सवा महीने बाद। और फिर ये 2 दिसंबर को इस आज के जो फैसले हुए हैं केस डिस्पोजल के हवाले से, केस मैनेजमेंट के हवाले से, इनका फिर इनके ऊपर जो ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, अभी तक जो फिगर सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट में ही तकरीबन 60,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग चल रहे हैं। बाकी अदालतों में, सूबाई हाई कोर्ट्स में भी ऐसा ही कुछ मामला है। तो आईनी बेंचेस बनने के बाद इतलात यही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो 40% केसेस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इन आईनी बेंचेस को। तो पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ये कैसा इक़दाम है और इसमें कितनी कामयाबी मिल सकती है हमें? देखिए, आज जसीला असलम जो कि खातून रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने आज पूरा एक ओवरव्यू दिया है। उन्होंने जितना पेंडेंसी और बैकलॉग है केसेस का वो दिया, और ये फिगर जो कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 59,191 केसेस, 59,191 केसेस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। और अगर बाकी कोर्ट्स की यानी मातहत अदालतों की बात की जाए, हाई कोर्ट्स की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो ये तादाद जो है ये लाखों में जाती है। तो इसके लिए जो आज सुप्रीम कोर्ट में केस मैनेजमेंट के हवाले से जो प्लान है उसी को ही फोकस किया गया है। और सिर्फ जो पहला बताया यह गया है कि जो अवलीन टारगेट है, जो अवलीन चैलेंज है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरपेश, वो यही है कि ये इतनी बड़ा जो बैकलॉग है इसको कम करना है, केसेस डिस्पोजल जो है वो जल्दी करने हैं, और इसके लिए बाकायदा प्लान जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा, प्लान बना के उसके अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। और फुल कोर्ट इजलास में जो अहम फैसले हुए हैं, एलामिया जारी हुआ है, खास तौर पर जिस पे फोकस किया गया है वो पेंडेंसी पर फोकस किया गया है। 59,000 से ज़ायद केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, और दीगर कोर्ट्स की बात कर ली जाए तो ये 20 लाख से ज़ायद केसेस बनते हैं। तो पेंडेंसी ख़त्म करना हमारी आला अदलिया के लिए और मातहत अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ मजीद मामलात पर हम बात करेंगे, क्रिकेट की भी बात करेंगे कि वहाँ पर तब्दीलियों का एक जिसे कहते हैं मौसम शुरू हो गया है, वहाँ पर क्या हो रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं खेलों के हवाले से। तो तब्दीलियों का बाउंसर हेड कोच का सर ले गया। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रेस्टन मुस्ताफी, पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गैर मुल्की कोचेस जैसन गिलेप्सी और वनडे T20 टीम के हेड कोच गैरी क्रेस्टन के दरमियान इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन गिलेप्सी और वनडे T20 के
हेड कोच गैरी क्रिस्टन हालिया सिलेक्शन के फैसले पर भी नाखुश हैं। और ज़राए के मुताबिक जस्टिन गिलस्पी और गैरी क्रिस्टन ने सिलेक्शन कमेटी और खुसूसन आकिब जावेद के इख्तियारात पर तराज़ किया था। इसी पर हम बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स तजज़ियाकार इरफान ज़हीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इरफान ज़हीर साहब, टीम के अपने मामला तो अपनी जगह, लेकिन ये कोचेस के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं और इसकी क्या वजह सामने आई है? देखिए, गैरी क्रिस्टन जब उन्होंने अपॉइंट भी किया गया था एज हेड कोच, उनका शुरू से यही कहना था कि मेरे पास तमाम अथॉरिटी होगी। और ये शुरू के अगर आप 3-4 मंथ का स्पैन देखें तो उन्हें कंप्लीट अथॉरिटी दी गई कैप्टन के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से। अब जब उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन की गई तो ओबियसली उन्होंने इसमें एतराज का इजहार किया। और सेकेंडली इनका सबसे बड़ी एक रीजन ये भी सामने आई है कि उन्होंने कहा था बोर्ड की तरफ से कि आप 11 मंथ पाकिस्तानी टीम के साथ रहेंगे और 1 मंथ जो है आप फ्री रह सकते हैं। वो भी काफी टाइम से इनसे कहा जा रहा था, वो आते तो जरूर थे पाकिस्तान, बट वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना बाहर गुजारते थे। उसकी वजह से भी बोर्ड और इनके दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो रही थी। बट अभी जो रिसेंट रीजन जो बनी है, जब से ये आकिब जावेद आए और अजहर अली आए हैं, इन्होंने जब अपॉइंटमेंट की है लड़कों की, और खास तौर पे कैप्टनसी के हवाले से मसला आया। जब कैप्टन भी उनकी मर्जी का अपॉइंट नहीं किया गया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लड़कों ऐसे थे जिनको गैरी क्रिस्टन ने मना किया था, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो इस वजह से उन्होंने फिर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए अपने और बोर्ड के दरमियान जो है वो राहें जुदा कर ली। ठीक है। और वो कुछ ऐसे मामला हुए बोर्ड के साथ इख्तिलाफात, और वैसे भी हमें पता है कि जब किसी ने जाना हो या उसको जाने के लिए रजामंद करना हो तो इख्तिलाफात जो हैं वो खुल के सामने आए थे। बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर साहब, आपने इस मामले पर पाकिस्तान टीम में भी हमने देखा कि बड़ी तब्दीलियां, और अब जो है कोच भी तब्दील हो रहे हैं। प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं। सरगोदा की तहसील साहिवाल में पोलियो मुहिम के हवाले से तो पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी, जिस दौरान 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस सामने आए हैं। और इस हवाले से जो 5 रोज़ा पोलियो मुहिम है उसका आगाज़ हो रहा है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शकील खान से, जो कि इस वक्त डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हमरा मौजूद हैं। जी शकील, क्या तैयारी है इस मुहिम की? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का जो आगाज़ कर दिया गया है। पोलियो मुहिम का आगाज़ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में डॉक्टर शाहिद हसन राना, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल है, उन्होंने किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि तहसील भर में कितनी टीम जो है वर्क कर रही हैं और तहसील साहिवाल में कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और तहसील भर में 60,000 से ज़्यादा बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें हमारी 300 से ज़ायद टीमें जो हैं वो फील्ड में काम करेंगी। तो तमाम वालिदैन और तमाम अवामुन्नास से ये एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएं ताकि मुल्क को पोलियो से फ्री किया जाए। मज़ीद इनका यही कहना था कि वालिदैन से गुजारिश है कि जो अपने 5 साल से कम और बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि जो पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शकील, हमें आगाह कर रहे थे। हम भी आप सब लोगों को, देखने वालों को ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि 5 रोज़ा मुहिम है, कोई भी बच्चा इस खतरों के बगैर नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद इलाकों के मसाइल की बात भी कर लेते हैं। करोड़ लाल ईसन शहर में गटरों का उबलता पानी शहरियों का मुकद्दर बन गया है। हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गलियाँ तालाब बन गई हैं, मुख्तलिफ वार्ड्स में गंदगी से बदबू ताफुन फैल गया है। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से साफ सुथरे पंजाब के दावे धरे के तहत रह गए। करोड़ लाल ईसन में म्यूनसिपल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर भर के मुख्तलिफ वार्ड में गंदा पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को आमतौर में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ तो करोड़ लाल ईसन में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से पाइपलाइन बंद होने से गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हर तरफ गंदगी के बाद शहरी और बच्चे मूजी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मौका पर शहरियों का कहना है कि हमने कई बार इंतजामिया को कॉल की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना हुई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लिया से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारी गंदगी से जान छुड़ाई जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें और बच्चे मूजी बीमारियों से महफूज रह सकें। जी। और इसी तरह की कुछ सूरत हाल सोबतपुर की तहसील मांझीपुर है, जिसके दीगर शहरों से मिलाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना जी बिल्कुल, और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मांझीपुर से मोहम्मद अली तहीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या वजह है, इंतजामिया इस पर क्या कहती है, कब से ये सड़क जो है टूट फूट का शिकार है। बिल्कुल, रोडों और रास्तों के हवाले से बात करें तो
मांजीपुर के शहर दीगर शहरों को मिलाने वाले रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। ऐसा ही कुछ हाल तहसील मांजीपुर हैदीन से सोबतपुर और पावनसनी को मिलाने वाले रास्तों का हाल है, जहां पर गाड़ियां तो दूर पैदल चलने का रास्ता तक नहीं है, जिसके बायस लोगों को सफर करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जबकि रही सही कसर 2010 और 2022 और 2024 के तबाहकुन सैलाब और बारिशों ने पूरी करके रख दी है। अक्सर रोडों का नाम व निशान तक मिट चुका है। यहाँ के शहरियों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि रास्तों को तामीर किया जाए। जी, दीगर शहरों और इलाकों के मसाइल भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।